So, very good evening to all the dear students of our class, Basic Electrical and Electronics Engineering, offered by the Electrical Engineering Department. I am Saurabh Kumar Rajput at this side. Today is 29th of June 2021. I think I will be properly audible to all of you. Am I audible? Yes, sir. Okay, beta. Thank you. So, आज हमारा जो टॉपिक है जो हमें आगे कंटिन्यू करना है दैट टॉपिक इज अ ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट. एक बार देख लेते हैं सिलेबस. सो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट. We have covered the single phase transformer, basic concept, construction, working principle, ideal transformer, its phasor diagram, at no load condition ये हमने लास्ट टाइम से किया था. वोल्टेज करंट इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में किया था. इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे, इसके आंसर भी आपने दिए थे. आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एंड इट्स फेजर डायग्राम. तो पहले आते हैं हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर पे. तो ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बहुत ही आराम से कवर करेंगे जिससे कि समझ में ये आता रहे. तो जस्ट वेट फॉर ओनली 2 मिनट्स, इम्पॉर्टेंट कॉल इज कमिंग. तो मैं उसे अटेंड कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट से है इसका. Okay, so am I audible to all of you and screen is visible? Can anyone answer? Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट की और हमने कहा ये ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जो हम टर्म बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, तो व्हाट डज मीन बाय द इक्विवेलेंट सर्किट? इट मीन्स वी वांट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रांसफार्मर. इट इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट जो कि हम ड्रॉ करना चाहते हैं. इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी डायग्राम ड्रॉ किया था उस डायग्राम में हमने कोर का पार्ट लिया. हमने कहा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये उसकी कोर है ट्रांसफार्मर की जो सेंटर में है, और इस कोर के में प्राइमरी वाइंडिंग है, कोर में सेकेंडरी वाइंडिंग है. तो हम कुछ पार्ट तो जो ड्रॉ करते हैं उसमें हमारा कुछ पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट को कवर करता है, कुछ पार्ट मैग्नेटिक पार्ट को कवर करता है, और जो है इसके अलावा हमने मतलब इट इज़ लाइक ए कंस्ट्रक्शनल पिक्चर ऑफ द ट्रांसफार्मर जो नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह को शो करते हैं. लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें जिससे हम ट्रांसफार्मर की इलेक्ट्रिकल एनालिसिस कर पाएँ. जस्ट लाइक ए सर्किट डायग्राम जो कि हमने यूनिट 1 में ड्रॉ करे थे. इसमें हम लूप एनालिसिस, मैश, लूप, नोडल या थ्योरम जो भी चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं जो अभी तक हम ड्रॉ करते आ रहे हैं, मैं दोबारा ड्रॉ कर दिया है. तो दिस इज द वोल्टेज सोर्स, एसी सप्लाई वोल्टेज सोर्स इज गिवन हियर, करंट इज कमिंग फ्रॉम द दिस वोल्टेज सोर्स, V1 इज द सोर्स, I1 इज द करंट. यहाँ तक तो ठीक है. उसके बाद हम वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को हम N1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये वाइंडिंग एक
मतलब फिजिकल पार्ट हो गया ट्रांसफार्मर का। फिर हमने कोर को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, तो यहाँ पे कोर के पार्ट को हमने शो किया कि कोर इस तरह से होगी, मैग्नेटिक कोर। फिर इस कोर में फ्लक्स का पार्ट आएगा, तो हमने मैग्नेटिक पार्ट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। इस तरह से यहाँ पर म्यूचुअल फ्लक्स आपको मिला। और फिर यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था E2, और इस E2 की वजह से एक करंट का फ्लो मिला I2, और ये करंट जो भी कनेक्टेड लोड है उसमें ये करंट का फ्लो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर हमको डायग्राम हमने पढ़ा था, देखा था और समझा था। यहाँ पर एक ईएमएफ हो गया E1। अब हम जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि एक ऐसा सर्किट हो जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर हो। मतलब वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है सोर्स के पार्ट पे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हो सकते हैं लोड के पार्ट पर, और इसके अलावा उनका आपस में जो कनेक्शन सीरीज या पैरेलल में वो होगा। मतलब फ्लक्स अगर हम बात करें तो हम फ्लक्स को उसमें शो नहीं कर सकते, फाई कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं होता है। हम उस फाई को उसके इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के फॉर्म में शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो वहां पर हमें वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है। मतलब वहां पे वाइंडिंग को इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है कि हमें नंबर ऑफ टर्न N1 या N2 शो करते हैं, और अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें वहाँ पे उस बात को क्लियर करना होगा कि दिस वाइंडिंग इज रिप्रेजेंटिंग ओनली नंबर ऑफ टर्न। इट मीन्स कि अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, we want to just draw a equivalent circuit or transformer, the circuit which is having only electrical parts of the electrical terminology of the ट्रांसफार्मर ओनली। तो अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ड्रॉ करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, एक एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने कल एक कंसेप्ट को डिस्कस किया था और देखा था कि जब ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हमने वोल्टेज सोर्स दिया, V1 सोर्स जैसे ही देते हैं तो इसकी वजह से करंट का फ्लो होता है, जो करंट होती है I1 करंट प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, अब ये जो करंट यहाँ पर आएगा, उस करंट के कंपोनेंट अगर देखें तो करंट का एक कंपोनेंट हमने देखा था I m क्या था, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, जो कोर को मैग्नेटाइज करके फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट। दिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट, या फिर मैग्नेटाइजेशन करंट भी कई जगह लिखा होता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक लोड करंट का कंपोनेंट होता है जो कि हम I2 बोलते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि लोड करंट, लोड करंट। और इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी साइड में तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है I1 डैश से। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और एक आपके पास होता है IC करंट कंपोनेंट, जो कि लॉसेस के लिए रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द कोर लॉसेस, कोर लॉस कंपोनेंट। ये हमारे पास तीन करंट कंपोनेंट हो गए, और एक एक करके मैं हर एक कंपोनेंट को बताऊंगा। IM और IL को तो हमने कल डिस्कस किया था। IC जो कोर लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो अब देखिए, अब ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। इस डायग्राम सर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देना सर इनका, क्योंकि सर कुछ क्लासेस छूट गई थी तो। अच्छा ठीक है, क्लासेस सर ये छूट, IM और IL का प्लीज सर। ठीक है, जो क्लास छूट गई थी कोई बात नहीं, मैं देता हूँ अभी ओवरव्यू। तो मैं इसको एक एक करके मैं सारे कंपोनेंट्स को बताता जाऊंगा, तो आपको सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे समझ में आते जाएंगे। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है, जो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया, उस डायग्राम को अगर मैं देखूं तो कहता है कि हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की जब बात करी थी तो कहा था कि हमें केवल और केवल ये वाइंडिंग चाहिए। ठीक है, इस वाइंडिंग में हमें कोई भी जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है वो नहीं होना चाहिए अगर ट्रांसफार्मर आइडियल, लेकिन फिर भी वाइंडिंग में कुछ रेजिस्टेंस होता है। और जब रजिस्टेंस वहाँ पर जब करंट का फ्लो प्राइमरी साइड में होगा तो यहाँ पर एक फ्लक्स मिलता है, जिस फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको लीकेज फ्लक्स, हम कर सकते हैं उसको फाई एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ और वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, तो मैं ड्रॉ कर दिया वोल्टेज सोर्स V1 जो हमारे पास इस डायग्राम में था। इस V1 की वजह से क्या फ्लो हो रहा है, I1 करंट। तो सबसे पहले हमने ड्रॉ किया V1 सोर्स, और V1 की वजह से यहाँ पे फ्लो हो रहा है I1 करंट। तो मैंने लिख दिया कि द करंट I1 इज फ्लोइंग ड्यू टू दिस V1। अब जैसे ही I1 करंट का फ्लो हुआ तो कहता है कि अब ये I1 करंट की अगर बात करें तो I1 करंट इस वाइंडिंग से होकर के फ्लो करेगी। सबसे पहले कहाँ पर आएगी, इस वाइंडिंग में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
जब इस वाइंडिंग में करंट का फ्लो होना स्टार्ट होगा तो कहता है वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें करंट का फ्लो होगा, और उस वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है, मतलब जो जो जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर करंट का फ्लो होगा, और जो वाइंडिंग का रिएक्टेंस है जिसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसी फ्लक्स से एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं जा करके यहाँ पर लीक कर गया। तो मैं एक कंपोनेंट यहाँ शो कर देता हूँ, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मिला, फिर आपको यहाँ पर फ्लक्स मिला। उस फ्लक्स का एक कंपोनेंट ऐसा था जो आपका प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंचा, और एक कंपोनेंट ऐसा है जो यहाँ पर लीकेज करंट कंपोनेंट में चला गया। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे क्या मिले, तीन चीजें मिलती हैं, एक आपको रेजिस्टेंस मिला आर, एक लीकेज फ्लक्स मिला फाई एल, और एक आपको मिला म्यूचुअल फ्लक्स फाई एम। धीरे से बता रहा हूँ, आराम से, किसी को कहीं भी डाउट है पूछ लीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पर बात किया कि रेजिस्टेंस आर, तो कहता है रेजिस्टेंस आर जो है ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू आइडियली जीरो हो, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या, ये रेजिस्टेंस जो होगा केवल और केवल क्या प्रोवाइड करेगा, वोल्टेज का ड्रॉप प्रोवाइड करेगा, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन होता है फिजिकली या प्रैक्टिकल सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। लीकेज फ्लक्स, क्या हम में से कोई ये चाहता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का लीकेज हो? क्या हम में से कोई ऐसा चाहता है कि प्राइमरी ने जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो सामने तक पहुंच पाए? मतलब ये कुछ इस तरह का पार्ट है कि हम यहाँ से अगर हम अपने सामान को सामने किसी दूसरे के यहाँ पहुंचाना चाहते हैं तो हमने नौकर से कहा कि सामान देकर किया, और रास्ते में एक लड्डू खा गया, मतलब 10 लड्डू थे, एक वो खा गया रास्ते में, क्योंकि उसे वो सामान पहुंचाने का उसे पैसा कुछ चाहिए था उसे, मतलब कह सकते हैं कि। तो मतलब लीकेज फ्लक्स मतलब ये कि जो डिसएडवांटेज, अभी किसी ने लिख के भेजा अभी इस पे चैट बॉक्स में कि लीकेज नहीं चाहिए, तो ओवरऑल ये है कि हम लीकेज फ्लक्स हमें नहीं चाहिए, तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। बट जो लीकेज है वो क्या मिलेगा, वो प्रोवाइड करेगा ड्रॉप ऑफ फ्लक्स, इट विल प्रोवाइड द ड्रॉप ऑफ फ्लक्स ओनली। म्यूचुअल फ्लक्स है, ये हमारे लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी, हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी हमको मिले, और म्यूचुअल फ्लक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा होगा। तो कहता है सबसे पहले हम इन दो पार्ट को कवर कर लेते हैं, जो जिनकी वजह से वोल्टेज का ड्रॉप मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्स का ड्रॉप मिल रहा है, उसको सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहता है सबसे पहले आपने कहा कि वोल्टेज सोर्स से V1 वोल्टेज सोर्स आया, फिर करंट आया, और करंट जब फ्लो करेगा वाइंडिंग में, तो वाइंडिंग में हमने ड्रॉप को रिप्रेजेंट किया, एक हमने ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, इसको हमने लिख दिया R1 रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1, आइडियली इट शुड बी जीरो बट इट एग्जिस्ट। और दूसरा जो लीकेज फ्लक्स है उसको जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है वो क्या है, इंडक्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं इसको, और इसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, X1। इंडक्टर एल के लिए एक्स वैल्यू जो ओम्स में होती है 2πfl, प्राइमरी साइड का है तो हमने उसे X1 कर दिया, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग से इतना यहाँ पर करंट का फ्लो हो रहा है। अब ये तीन पार्ट यहाँ पर कवर हो गए। अब कहता है कि यहाँ से अब स्टार्ट होगा, आपने रेजिस्टेंस कवर कर लिया R1, लीकेज फ्लक्स आपने कवर कर लिया, अब जो बचा हुआ फ्लक्स है वो यहाँ पर कोर में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, कोर में सेटअप होगा और सेकेंडरी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो अब कहता है कि अब इसका मतलब आप म्यूचुअल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो जब आप म्यूचुअल फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटाइजेशन करंट की। फ्लक्स हमेशा करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या था, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एन इंटू आई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एन इंटू आई जो है वो एक करंट की वजह से हो रहा है। तो कहता है I1 करंट का एक कंपोनेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और कहा कि यहाँ पर इसका करंट कंपोनेंट को हम नाम दे देंगे आई नॉट करंट कंपोनेंट। आई नॉट मीन्स द नो लोड करंट कंपोनेंट। और इस करंट कंपोनेंट को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, जिसको मैंने बोला आई एम कंपोनेंट। आई एम मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, जिसकी वजह से कोर मैग्नेटाइज हो रही है, और मैग्नेटाइज होकर के म्यूचुअल फ्लक्स फाई एम प्रोड्यूस कर रही है। और इसके लिए जो रिएक्टेंस होगा, कि हमने बोला कि फाई को हमेशा रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो लीकेज फ्लक्स को हमने X1 से रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसको हम XM से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो फ्लक्स है जो कि प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया और सेकेंडरी तक पहुंच पा रहा है। तो आप बोलोगे सर I1 को आकर के यहाँ पे आपने दो रास्ते क्यों बनाए? आपने कहा कि I1 से एक कंपोनेंट IM जाएगा, तो ये कौन सा करंट कंपोनेंट होगा? तो कहता है ये जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट कौन सा होगा? कहता है कि जब ये फ्लक्स इस कोर में सेटअप होगा, फ्लो इस कोर में फ्लक्स का फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो कोर में भी कुछ लॉसेस मिलते हैं।
और वो कोर के लॉसेस कौन कौन से होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ कोर लॉसेस। वो कोर लॉसेस को नाम दिया जाता है हिस्टेरिसिस लॉसेस, शायद आप लोगों ने पहले नाम सुना होगा हिस्टेरिसिस लॉस। और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। दूसरा होता है एडी करंट लॉस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस इन द कोर, फर्स्ट इज द हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। क्या होते हैं इसको हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करना है, अभी हम जानते हैं केवल लॉस। अब कहता है ये लॉसेस जो होते हैं कोर में, इसको इलेक्ट्रिकल में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, तो कहता है इन लॉसेस को इलेक्ट्रिकल में हम रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लॉसेस के लिए फॉर्मूला है I²R। तो कहता है कि हमने जो कोर लॉसेस निकल करके आए, इस कोर लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कहा कि इसमें एक ब्रांच में एक करंट होगा आईसी करंट कोर लॉस के लिए जो रिप्रेजेंट करेगा, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज द आरसी रेजिस्टेंस। आरसी मीन्स द रेजिस्टेंस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोर लॉसेस, और ये आकर के दोनों यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। और कहता है इसके बाद जब इतना कंपोनेंट आपके पास हो गया, एक I1 करंट से आपने करंट लिया, उसका एक पार्ट आपने कोर मैग्नेटाइज कर दिया, एक पार्ट आपका चला गया लॉसेस के पार्ट में, तब जो रिमेनिंग करंट होगा वो I2 तक पहुंच पा रहा होगा, लोड पे पहुंच के जा रहा होगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक करंट कंपोनेंट लिया, उसको नाम दिया I1 डैश करंट कंपोनेंट। और इसके बाद आकर के वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया इन्होंने, they are representing the number of turns of the winding by just drawing these number of turns, and the primary side of the transformer has completed। इस तरह से आ गया, ये हो गया प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स N1। अब मैं इसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज से डायग्राम को तो ड्रॉ करेंगे जो आपने कंपोनेंट्स की बात की थी। अब देखिए मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे कि जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी उनको डाउट ना हो। अगर मैं बात करता हूँ इस कोर की, दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या वर्क फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, सबसे पहले आपने सोर्स दिया, सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो हुआ, I1 करंट का फ्लो हुआ जब जब जैसे ही आपने यहाँ पे सोर्स लगाया। अब ये करंट कंपोनेंट I1 क्या क्या वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला I1 कहता है कोर ये क्या करेगा, I1 करंट कंपोनेंट, एक तो ये कोर को मैग्नेटाइज करेगा, तो ये IM करंट कंपोनेंट हो जाएगा, जो कोर को मैग्नेटाइज करके क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस द म्यूचुअल फ्लक्स φm, जो प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुंचेगा। दूसरा कहता है कि एक करंट कंपोनेंट IC मिलेगा, किस लिए, जो कि कोर के लॉसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। I²R होते हैं, कोर के लॉसेस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है IC से, तो IC²RC लॉसेस जो मिलेंगे। और उसके बाद एक कंपोनेंट होगा आपका I1 का कंपोनेंट, जिसको मैंने अभी लिखा था I1 डैश कंपोनेंट। वो क्यों होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी वाइंडिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए। प्राइमरी वाइंडिंग का वो करंट कंपोनेंट जो सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी करंट। कैसे सेकेंडरी करंट प्रोड्यूस करेगा, आप बोलो है कि अगर फ्लक्स प्राइमरी का आपने कहा म्यूचुअल फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स होने का मतलब क्या कहता है कि जो आपने जो प्राइमरी साइड फ्लक्स φ1 है वही सेकेंडरी साइड फ्लक्स φ2 होगा, अगर लॉसेस को एलिमिनेट कर दिया जाए। कि म्यूचुअल फ्लक्स वो फ्लक्स जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में लिंक कर रहा है, तो जो प्राइमरी साइड में जितना फ्लक्स म्यूचुअल उतना ही सेकेंडरी साइड में। तो आप यहाँ पे लिखोगे N1 इंटू I1, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाई रिलक्टेंस, और φ2 क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स N2 इंटू I2 डिवाइड बाई रिलक्टेंस S, यही फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। तो कहता है I1 का वो कंपोनेंट जिसको हम जो सेकेंडरी वाइंडिंग करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम I1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कॉमन कोर है तो इसके लिए S की वैल्यू सेम रहेगी, S कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से I1 डैश की का वैल्यू आ जाती है N2 बाई N1 इंटू I2 वैल्यू, ये आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा। दिस जस्ट अ रिलेशन, इसकी बहुत ज़रूरत खैर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे करंट के तीन कंपोनेंट, φm कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट कंपोनेंट। और अब आते हैं अपने वापस डायग्राम पे जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया प्राइमरी वाइंडिंग को शो करने के लिए, प्राइमरी वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। फिर यहाँ पर क्या मिलता है, एक ईएमएफ आपको मिलता है E1 ईएमएफ। तो आप प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो ईएमएफ है उसको आप शो करेंगे E1 ईएमएफ। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो कोर होता है
उस कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाया इन्होंने, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। ये जो दो पैरेलल लाइंस है ये कोर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे आर शोइंग नथिंग बट द कोर। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया, सेकेंडरी वाइंडिंग को बनाते हैं, कहता है सेकेंडरी साइड स्टार्ट हो जाएगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग को बनाते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कितने, N2 नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये होगा सेकेंडरी वाइंड नंबर ऑफ टर्न्स N2। उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है, E2 ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो हमने E2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, ईएमएफ E2 यहाँ पर आ गया। अब हम इस डायग्राम को अगर देखें वापस इस वाले डायग्राम में, कहता है सेकेंडरी भी तो एक वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी तो कुछ लीकेज फ्लक्स होगा, और उसके बाद बचा हुआ करंट जब I2 यहाँ पर फ्लो करेगा तो वहाँ भी तो कुछ रेजिस्टेंस का पार्ट निकल करके आएगा, R2 रेजिस्टेंस। तो कहता है कि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उस सेकेंडरी वाइंडिंग वाले पार्ट को, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होगा दैट रेजिस्टेंस वैल्यू विल बी R2, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस होगा उसकी वैल्यू होगी X2, और इसको ले जा करके हमने लोड से कनेक्ट कर दिया, वी हैव कनेक्टेड दिस पार्ट विद द लोड। और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट वोल्टेज विल बी द V2 वोल्टेज। यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रहा है दैट करंट इज द I2 करंट। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर किसी को डाउट है, किसी को कोई भी कंपोनेंट, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई तो आप अभी पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी साइड V1 और अप टू द लोड साइड V2, जो कुछ भी हम यहाँ पर इस तरह के डायग्राम में शो करते थे उस डायग्राम को ला करके मैंने एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट के डायग्राम में यहाँ पे शो कर दिया है। और अगर अभी कोई भी डाउट किसी को है तो आप उसे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ, V1 सप्लाई वोल्टेज, एक तरफ चलते हैं, V1 सप्लाई वोल्टेज, I1 सोर्स ने जो करंट दिया वो करंट। सबसे पहले हमने ड्रॉप को शो किया, रेजिस्टेंस ड्रॉप, वोल्टेज के ड्रॉप को R1 से रिप्रेजेंट किया, R1 रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा था। जो फ्लक्स लीक हो रहा था उसकी फ्लक्स लीकेज ड्रॉप जो था उसको हमने प्राइमरी वाइंडिंग में X1 को ले लिया। इस ड्रॉप के बाद हमको क्या मिला, एक म्यूचुअल फ्लक्स मिला। उस म्यूचुअल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, कहता है कि एक IM कंपोनेंट होगा और IM कंपोनेंट जो है वो XM रिएक्टेंस में फ्लो करेगा, तो IM और XM मिल गया। कहता है इसी के साथ आपको कुछ कोर में लॉसेस मिलेंगे। the component which is responsible for the core losses is the IC component। वो IC component RC रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, एक पार्ट हो गया। और इसके बाद जो बची हुई करंट है वो हुई करंट I1 डैश करंट, और ये I1 डैश करंट जब फ्लो करेगी दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द करंट इन द सेकेंडरी साइड। फिर प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ E1, म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2, और जब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो एक करंट का फ्लो हुआ, करंट को हमने नाम दिया I2 करंट। I2 करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस था उसको हमने R2 से डिनोट किया, रिएक्टेंस को X2 से डिनोट किया, एंड व्हेन करंट विल फ्लो थ्रू दिस लोड I2 करंट then there will be a voltage across the load connected load and that voltage will be the V2 voltage। इस पूरे कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते, किसी भी कंपोनेंट के बारे में, किसी भी टर्मिनोलॉजी के बारे में कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है, आगे कोई डाउट ना रहे। सर सेकेंडरी वाइंडिंग में भी तो कोर लॉसेस होंगे। यस, अगर आप इसको नहीं पूछते तो मैं ये आपको बताता। ये आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछा है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं पूछते तो मेरा अगला एक्सप्लेनेशन इसी पार्ट पर होता। अब देखिए ये जो डाउट है जो जिन्होंने पूछा है वो क्या है, ये इनका कहने का मतलब क्या कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग जब बनाई तो V1 लिया, I1 लिया, R1 लिया, X1 लिया। सेकेंडरी वाइंडिंग में भी आप R2 लेते हो, जैसे आपने प्राइमरी में R1 लिया, सेकेंडरी में R2 लिया, प्राइमरी में X1 लिया, सेकेंडरी में X2 लिया, प्राइमरी में आप E1 ले रहे हो, सेकेंडरी में आप E2 ले रहे हो। लेकिन जो कोर वाला पार्ट है, जो बीच में मैंने शंट ब्रांच शो करी है, ये ब्रांचेस जो मैंने यहाँ पे शो करी हैं, जिसको मैंने यहाँ बोला कि कोर के को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटाइज करेगी और कोर लॉसेस होंगे, ये वाली ब्रांच हमने सेकेंडरी साइड क्यों नहीं ड्रॉ करी, ये हम केवल प्राइमरी साइड क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास देखिए प्राइमरी सर्किट एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है,
प्राइमरी साइड का, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है सेकेंडरी साइड का। उन दोनों के बीच में एक कॉमन कोर है। अब कोर में जो जो कुछ भी हो रहा है वो एक ही बार हो रहा है। कोर में अगर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तो वो एक ही बार हो रहा है, कोर में अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो एक ही बार हो रहे हैं। लेकिन अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो कहता है प्राइमरी में रेजिस्टेंस R1 की वजह से वोल्टेज ड्रॉप है, सेकेंडरी में रेजिस्टेंस R2 की वजह से ड्रॉप है। प्राइमरी वाइंडिंग की वजह से लीकेज फ्लक्स आपको X1 मिलता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में एक दूसरा लीकेज फ्लक्स मिलता है। तो ये दोनों फिनोमिना सेपरेट है प्राइमरी और सेकेंडरी में, लेकिन जब उन दोनों के बीच में कोर आता है और कोर कॉमन है, उसमें जो फ्लक्स है, उसमें जो लॉसेस हैं, वो दो नहीं है, वो केवल एक ही होंगे। तो कोर का जो पार्ट है, कोर का जो मैग्नेटाइजेशन है, कोर के जो लॉसेस हैं, उनको हम पूरे सर्किट में एक ही बार शो करेंगे। या तो प्राइमरी साइड शो कर सकते हैं या सेकेंडरी साइड शो कर सकते हैं। अब ये चॉइस आपकी है, क्योंकि हमने हमेशा इसको ऐसा ही लेके चला है कि हमने हमेशा उसको, क्योंकि प्राइमरी ही प्रोड्यूस कर रहा है उस फ्लक्स को, तो हम उस शंट ब्रांच को हमेशा प्राइमरी साइड में शो कर देते हैं। तो वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस शंट ब्रांच हियर, which is representing the magnetization of the core, which is representing the losses, core losses of the core. So this part has already been covered in the equivalent circuit. अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो वो एक रिपीटिशन होगा, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए था। समझ में आई मेरी बात? मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ओके। तो अगर ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये होता है ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट। मैं लिख देता हूँ, दिस इज ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड। ये मैं इस पेज पे लेता हूँ, यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी। अब ये क्या है, ये क्या नया कंसेप्ट है? ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड। ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी का मतलब ये है, कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, सर आप ही बोलोगे, सर आपने बोला था कि हम एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा, जिसमें ये कंस्ट्रक्शनल फीचर्स वगैरह नहीं होंगे। अब आपने यहाँ पे इसके बीच में, आपने ट्रांसफार्मर के इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में ही आपने वाइंडिंग को ड्रॉ कर दिया है, और वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लूप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो प्राइमरी सर्किट है उसमें 3 मैश बन रहे हैं, सेकेंडरी साइड 1 मैश बन रहा है। तो क्या इसको कुछ ईजी नहीं किया सकता है? हम कहता है कि इसको हम ईजी कर सकते हैं। कैसे ईजी करेंगे अब बताता हूँ। इसको ईजी करने का तरीका ऐसे, इसको ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को रिफर कर देंगे हम प्राइमरी साइड में। तो मैं जितना मैंने अभी तक ड्रॉ किया उसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, फिर रिफर टू प्राइमरी कैसे किया जाता है उस बात को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज सोर्स है V1, हमने ड्रॉ कर लिया। V1 वोल्टेज सोर्स सबको पता है। V1 वोल्टेज सोर्स करंट प्रोवाइड करेगा I1, मैंने ड्रॉ कर लिया करंट I1। ये I1 करंट पहले हम ड्रॉप रिप्रेजेंट करेंगे ड्रॉप्स को, तो एक R1 कंपोनेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक X1 कंपोनेंट हो गया, इसको JX भी लिख सकते हैं, यूनिट 2 में पढ़ा था हमने, रिएक्टेंस X1। उसके बाद जैसे हम यहाँ पहुंचे तो कहता है इस वाले पॉइंट पे आने के बाद 2 ब्रांचेस बन जाएंगी। पहली ब्रांच हमने क्या रिप्रेजेंट करी थी, एक नो लोड कंपोनेंट, और ये कनेक्टेड हो जाएगा एक रिएक्टेंस XM से कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए, मैग्नेटाइजेशन करंट कंपोनेंट। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा आपको RC रेजिस्टेंस, इसमें करंट होगी IC करंट। और इस तरह से आकर के सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इतना ड्रॉ किया, इतना तो हमने ड्रॉ किया था। ये हो गया प्राइमरी साइड। और इस प्राइमरी साइड में आकर के यहाँ पर एक करंट कंपोनेंट मिला आपको I1 डैश, जो कि I2 करंट को बैलेंस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक सर्किट हमारा आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया, इसी वाले सर्किट में हमने वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट किया था, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था N1 नंबर ऑफ टर्न्स।
तो और यहाँ पे लिख दिया मैंने N1 नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पर एक ईएमएफ रिप्रेजेंट कर दिया था E1 ईएमएफ। इतना पार्ट हो गया। देन जो कोर को, सिर्फ कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पैरेलल लाइन दे दी जो कि कोर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद सेकेंडरी साइड को ड्रॉ किया था। सेकेंडरी साइड को ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग को ड्रॉ किया। सेकेंडरी वाइंडिंग को ड्रॉ करते ही N2 वाला का N2 नंबर ऑफ टर्न्स आ गए यहाँ तक। एक ईएमएफ यहाँ पे मिलेगा, ईएमएफ E2, और इस E2 की वजह से यहाँ पर एक करंट का फ्लो मिलेगा, इसको आप बोलोगे I2 कंपोनेंट। फिर ये जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से कुछ ड्रॉप मिलेगा, R2 और X2 का ड्रॉप हमने लिख दिया R2, यहाँ पे लिख दिया X2, और फिर यहाँ पर आकर के एक लोड को कनेक्ट कर दिया, जो कि लोड यहाँ पर इस तरह से आ गया, वेरिएबल है इसलिए ये लोड है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप मिल गया आपको V2 प्लस माइनस। अब आप बोलोगे सर जो थोड़ी देर पहले आप डायग्राम आपने ड्रॉ किया था उसी डायग्राम को आपने दोबारा ड्रॉ कर दिया है। एग्जैक्टली उसी डायग्राम को मैंने दोबारा ड्रॉ किया है, लेकिन अब इसमें इसी डायग्राम में ही मैं कुछ चेंजेस करूंगा। वो चेंजेस क्या होंगे? कहता है ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी। रिफर टू प्राइमरी का मतलब है कि हम सेकेंडरी के सारे कंपोनेंट को उठा करके प्राइमरी साइड लेकर के आ जाएंगे, और जो बीच वाला जो पार्ट है उसको उठा करके हम राइट साइड लेके जाएंगे। मतलब इसको अगर मैं क्लियर वे में बोलूं कि यहाँ पर जो लेट मी कंसीडर दिस, ओके, ये जो पार्ट आपके पास है, ये जो आपके पास वाइंडिंग वाला पार्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटर में जो वाइंडिंग वाला पार्ट है ये मूव करके यहाँ चला जाए, लास्ट में कनेक्ट हो जाए, और R2 X2 V2 लोड ये जो कंपोनेंट है वो प्राइमरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। कुछ इस तरह का कनेक्शन हम चाहते हैं कि मतलब सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर करना चाहते हैं, सेकेंडरी को उठा करके हम प्राइमरी साइड लेकर के आना चाहते हैं, सेकेंडरी को प्राइमरी के साथ हम डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं। तो पहला सवाल तो कहता है कि सर सेकेंडरी को डायरेक्टली प्राइमरी के साथ कनेक्ट किया जा सकता है क्या? कहता है कि फिजिकली ट्रांसफार्मर में ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ से हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ से हम अपना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करेंगे, अपनी रिसर्च को इन्वॉल्व करेंगे, और हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे। एक्चुअल ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा जो मैंने अभी ड्रॉ कर दिया वो ऐसे ही होगा, लेकिन अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, जिससे कि हमारा एनालिसिस वाला पार्ट ईजी हो जाए। तो उस एनालिसिस या कैलकुलेशन पार्ट को ईजी करने के लिए हमारा टारगेट ये है कि हम सेकेंडरी के सारे कंपोनेंट को उठा करके प्राइमरी साइड रेफर करेंगे, और जो सेंटर में जो वाइंडिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पार्ट शो किया उसको उठा करके हम लास्ट में लेके चले जाएंगे। कहता है कैसे करेंगे? तो मैं एक एक करके चीज़ों को इरेज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये इरेज करता हूँ जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि जो सेंटर वाला पार्ट है इसको यहाँ से हटा दीजिए, इस वाइंडिंग वाले पार्ट को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, मैंने हटा दिया। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये वाइंडिंग नहीं है, ये कोई सोर्स नहीं, ये कुछ नहीं। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है? अब कहता है कि यहाँ पर जो कंपोनेंट हमारे पास हैं, जो सेकेंडरी को रेफर हमें प्राइमरी करना है, इट मीन्स अब हम इन दोनों को, सेकेंडरी और प्राइमरी को, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर दिया। तो कहता है क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ट्रांसफार्मर में पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ किसी भी वायर के साथ कनेक्ट नहीं होती। ये सिर्फ हम यहाँ पर इस डायग्राम में चेंजेस कर रहे हैं। कह रहा है अगर आपने रेफर किया तो क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करना कितना ईजी हो जाता। तो कहता है कि नहीं, ऐसा किया नहीं जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर इसको ऐसा किया है। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको, और ऐसा करने के पीछे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उन चेंजेस को भी हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो कहता है कि हमने यहाँ पर कल कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूले क्या थे? प्राइम जो रेजिस्टेंस को हमने रेफर टू प्राइमरी साइड करके रेजिस्टेंस को लिखी के लिए फॉर्मूला लिखा था R2 इज इक्वल टू R2 डैश इज इक्वल टू R2 N1 अपॉन N2 स्क्वायर, X2 डैश इज इक्वल टू X2 N1 बाई N2 स्क्वायर। इस तरह के हमने फॉर्मूले लिखे थे। तो पहली चीज, सब कुछ भूल जाए, पहली चीज ये कि हमने अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है और हमने सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रेफर किया है, तो प्राइमरी के कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा सेकेंडरी के कंपोनेंट में आएगा। मैं इस स्टेटमेंट को लिख भी देता हूं, इफ द सेकेंडरी
if the secondary side is referred to primary side, if the secondary side is referred to primary side, then क्या मिलेगा हमको? सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर किया है तो प्राइमरी के कंपोनेंट में प्राइमरी कंपोनेंट नो चेंज, और सेकेंडरी कंपोनेंट जो होंगे, सेकेंडरी साइड के जो कंपोनेंट्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. इफ द सेकेंडरी साइड इज रिफर टू द प्राइमरी साइड, अगर हम सेकेंडरी को उठा के प्राइमरी लेकर के आ रहे हैं तो प्राइमरी के कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंडरी कंपोनेंट चेंज होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेकेंडरी को उठा के प्राइमरी साइड लेके आना है तो ऑब्वियसली बात है चेंज क्या होगा? सेकेंडरी में होगा, प्राइमरी तो कोई चेंज हुआ नहीं. तो ये जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कहता है सेकेंडरी करंट को हमने नाम दे सर दिया. नीचे की साइड का देख नहीं रहा है जो आप लिख रहे हो. ये दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है. द सेकेंडरी साइड इज रिफर टू द प्राइमरी साइड, मतलब सेकेंडरी को उठा के प्राइमरी साइड. मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि क्या कहता हूँ कि आप ऑफिस में हो, मतलब अगर आप कॉलेज में हो या घर पे हो, मैं आपको बोलूँ कि ओके डिस्कनेक्टेड. अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि उसको घर से कॉलेज रिफर कर दिया गया, तो कॉलेज की जो पोजीशन है वो तो सेम है. कॉलेज में अगर मैं कॉलेज में हूँ तो अगर मैं कॉलेज में हूँ तो मेरी पोजीशन सेम है. घर से किसी को कॉलेज रिफर कर दिया गया तो किसमें चेंज मिलेगा? आपकी पोजीशन में चेंज हुआ, आप घर से कॉलेज की ओर आए. जब आप कॉलेज से घर जाएंगे आपको रिफर कर दिया गया घर की ओर, तो आप बोलोगे कि अब पोजीशन घर के में जो भी लोग हैं उनकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, आप वापस घर जाओ. मतलब जिसको रिफर करते हैं, रिफर टू प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज कैसे मिलेगा? केवल और केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में चेंज मिलेगा. तो यही चीज लिखी हुई थी. तो इस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमने नाम में चेंज किया. I2 का नाम कर दिया I2 डैश, E2 का नाम कर दिया E2 डैश, R2 का नाम कर दिया R2 डैश, X2 का नाम कर दिया X2 डैश और V2 का नाम कर दिया V2 डैश. कहता है कोई भी चीज अब पहले ऐसे नहीं रहेगी, इन सब में चेंजेस मिलेंगे. ये जो E2 E1 जो वोल्टेज था वो कहीं यहाँ पर मिल रहा था, इन टर्मिनल के अक्रॉस में वोल्टेज था, टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस. और इसी तरह से जो ईएमएफ E2 था वो भी टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस मिल रहा था. दोनों टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज हैं तो दीज टू वोल्टेज विल बिकम इक्वल. तो बाय दिस डायग्राम वी कैन से दैट E1 विल बिकम इक्वल टू E2 डैश. ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आएगा. और E2 डैश के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हम सबको पता है, कल हमने देखा था. E2 डैश के लिए फॉर्मूला होता है E2 डैश इज इक्वल टू E2 N1 डिवाइडेड बाई N2. ये आ गया. यहाँ पे अगर आप इसको लिख रहे हैं E1, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2. देखिए वही चीज़ आ गई जो हमने स्टार्टिंग की क्लास में प्रूव करी थी. यहाँ इस कंसेप्ट से भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो सेम फॉर्मूला निकल करके आया. कैसे? कहते हैं यहाँ पे हमने E2 डैश लिखा, E2 रिफर टू प्राइमरी किया तो E2 डैश लिखा. E2 डैश ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है, E1 वोल्टेज भी ए और बी के अक्रॉस है तो E1 विल बिकम इक्वल टू E2 डैश, तो E1 विल बिकम इक्वल टू E2 डैश. E2 डैश के लिए फॉर्मूला हमने कल क्लास में देखा था, वो फॉर्मूला क्या था? E2 डैश इज इक्वल टू E2 N1 बाई N2. E1 अपॉन E2 के लिए सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2. और वही फॉर्मूला आ गया जिस फॉर्मूले को हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मर टर्म रेशियो से. मतलब ये कंसेप्ट जो बताया गया है वो कंसेप्ट सही है. इस तरह से आपको I2 डैश के लिए फॉर्मूला लिखना है, R2 डैश, X2 डैश सबके लिए फॉर्मूला लिखना होगा. ये सारे फॉर्मूले हम कल लिख चुके हैं, मैं एक बार फिर से देता हूँ. R2 डैश का फॉर्मूला क्या होगा? R2 डैश विल बिकम इक्वल टू R2, 2 है तो N2 से डिवाइड करेंगे, N1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम स्क्वायर कर देंगे ओम्स. X2 डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? X2 डैश विल बिकम इक्वल टू X2 N1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा ओम्स. अगर मैं Z2 डैश की बात करता हूँ तो इट विल बिकम इक्वल टू R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर. ये जाएगा फॉर्मूला इसके लिए. यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ I2 करंट के लिए, I2 डैश, तो I2 डैश का फॉर्मूला हो जाएगा I2, यहाँ पर N2 से डिवाइड नहीं होगा, N1 से डिवाइड होगा, N2 से मल्टीप्लाई होगा और इस तरह से फॉर्मूला आएगा. क्योंकि हमें पता है कि करंट हमेशा इनवर्स रिलेशन लेके चलता है. E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1. इस तरह से रिलेशन होता है. ये जो डायग्राम मैं ड्रॉ किया ये है ट्रांसफार्मर इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू प्राइमरी साइड. अब इस कंसेप्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई अगर चीज समझ में नहीं आई.
फिर से बोलना चाहूँगा कि ये जो इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने, या बात करें इंजीनियर्स ने, रिसर्चर्स ने, इन्होंने अपने इजी गोइंग के लिए ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को एक इलेक्ट्रिकल वायर के साथ कनेक्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसा कनेक्शन फिजिकल ट्रांसफार्मर में, एक्चुअल ट्रांसफार्मर में कभी नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं, उनके बीच में कोर होता है। लेकिन कहता है कि हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से एनालिसिस करने के लिए ड्रॉ करेंगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए प्रूफ भी किया कि E1/E2 = N1/N2 रिलेशन वही निकल करके आया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। कहता है यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ लूप कम हो जाएंगे, मैश और लूप एनालिसिस अप्लाई करना इजी हो जाएगा, नोडल अप्लाई करना इजी हो जाएगा, और हम इजीली जो है वो रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट, यू मे आस्क प्लीज। सर उतना क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ठीक है अभी के लिए। आप सर इसको पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर दो, नीचे का लिखना है। क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो क्या? नहीं सर। तो फिर जो हमेशा आपके साथ शेयर किया था ना सारे के सारे नोट्स। सर लेकिन मूडल वगैरह का दिक्कत रहती है ना सर, मैं लिख क्या लेता हूँ, दिक्कत है? ज़्यादा सही रहता है। क्या दिक्कत है? ये सारे नो आपने मेरा सर मेरा मुझे मूडल पेज डिजिटल देखा मुझे है? अच्छा ही लगता पढ़ना। आपने मूडल पेज देखा है मेरा? हाँ सर देखा है, ऐसे तो अटेंडेंट तो रोज ही लगा रहे हैं। ओके, अटेंडेंस लगाना अलग चीज़ है। देखो, क्लास मूडल पेज पे अगर आप जाओगे तो आपको जो लिंक दिया हुआ उसमें डेट वाइज लेक्चर्स डाले हुए मैंने। हर एक डेट का एक फोल्डर है। जैसे ट्रांसफार्मर का आज 5th लेक्चर है, ट्रांसफार्मर लेक्चर 5 में का एक फोल्डर होगा। लेक्चर 5 के फोल्डर में आज की डेट का रिकॉर्डिंग, आज की डेट का जो कंटेंट मैंने किया वो कंटेंट सारा शेयर होगा। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपके साथ लिखी हुई हैं। अभी आप इसको लिखते हैं, अच्छा, अच्छी बात है, आप लिखते रहिए, लेकिन रादर देन राइटिंग आप इसको समझिए, समझने की कोशिश करिए। लिखने में तो सब कुछ अवेलेबल बुक में भी है, सब कुछ अवेलेबल वीडियो में भी, ये सब चीज़ें हैं। और जो आपके डाउट है वो आप डाउट पूछिए जरूर। जैसे आपने बोला कि अभी हाँ थोड़ा सर। जो डाउट है वो पूछिए बिल्कुल भी। उसमें डाउट के पूछने में किसी पे कोई वो नहीं करता, मतलब मुझे कोई नाराजगी नहीं। आप एक बार बोल पूछिए, 10 बार पूछिए, आप बार बार आपको बताया जाएगा उसके बारे में। क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इक्विवेलेंट सर्किट थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में ईजी होती है, क्योंकि इसमें सब कुछ जितना पढ़ा हुआ है ट्रांसफार्मर में, जो पढ़ा है हमने मैग्नेटिक का, और बेसिक सब कुछ इसमें अप्लाई करके तो हम इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर भी आपके जो डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग वुड यू लाइक टू आस्क? ये मैं शो करता हूँ आपको, वो अपना ड्राइव पे जाऊंगा। अगर मैं, देखो, मैंने ड्राइव में बना रखा है, दिस इज माय ड्राइव, गूगल ड्राइव, BEEE AU ब्रांच। उसमें लैब नोट्स 5 से % थ्योरी। थ्योरी पे अगर मैं आता हूँ, यूनिट 1 2 3 4 5, यूनिट 5 में अगर मैं यूनिट 1 2 3 4 यूनिट 4 पे अगर मैं आता हूँ, तो आज मैंने कवर कौन सा किया? ट्रांसफॉर्मर। लेक्चर 5 कवर किया, ट्रांसफॉर्मर इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें पहले से ही ये एक जो PDF है वो शेयर करी हुई है मैंने, जो नोट्स जो आपको पढ़ने में इजी रहेंगे। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर होगा, और जो वीडियो अभी आएगा वो वीडियो भी आपके साथ शेयर होगा। ये ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर मैं कल के लेक्चर की बात करता हूँ, लेक्चर नंबर 4 ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए इसमें एक PDF शेयर है ऑलरेडी। ये PDF क्या है? जो मैंने पढ़ाया था वो सारा का सारा कंपोनेंट जितना भी लिखा हुआ था वो सारा इसमें डाल दिया। उसके बाद ट्रांसफार्मर रेफर्ड वैल्यूज़ के लिए जो डेरिवेशन है प्रॉपर वे में, नोट्स जो बनाए हुए हैं वो नोट्स पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो वीडियो है वो आपके साथ यहाँ पर लिंक वीडियो प्रॉपर शेयर है। आप देखेंगे तो आपको इस वाले पार्ट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मैं इसमें ज़्यादा कंटेंट कवर नहीं करूँगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का, वो मैं आज इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये कम से कम आप इसको आज रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज डाउट रह जाएंगे आपके। इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। एनीथिंग?
No, sir. Okay. So if you have no any doubt, you are allowed to leave the class. But जो भी हमने आज पढ़ाया उसको ध्यान से एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, वरना थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ जाएगा। और फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।